नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रशासन में निर्णय निर्माण का क्या अर्थ होता है, उसकी क्या प्रमुख परिभाषाएं हैं। आज हम आगे पढ़ते हैं प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन एडमिनिस्ट्रेशन के निर्णय निर्माण प्रक्रिया के कितने चरण हो सकते हैं। वस्तुतः निर्णय निर्माण प्रक्रिया के 8 प्रमुख चरण हो सकते हैं। हम उन 8 चरणों को बारी बारी से अध्ययन करते हैं। प्रथम है उद्देश्यों का निर्धारण, सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। निर्णय प्रक्रिया के प्रथम स्तर पर किसी एक समस्या को व्यवस्थित ढंग से सुलझाने के लिए उसके उद्देश्यों को जानना व समझना बहुत आवश्यक होता है। प्रशासक को अपने कार्यों के संबंध में यह जानना चाहिए कि उसकी क्रियाएं प्रभावशाली हो रही हैं या नहीं। कार्यों की तुलना उद्देश्य के द्वारा ही की जा सकती। ये उद्देश्य इस प्रकार के हों कि व्यक्तिगत तथा संस्थागत उद्देश्यों में समन्वय स्थापित हो सके। दूसरा चरण होता है समस्या की व्याख्या करना, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण समस्या को सही अर्थों में समझने से है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि प्रशासक को ये जानना चाहिए कि वास्तव में समस्या क्या है। समस्या को सही अर्थ में समझ लेने से उन समस्याओं के समाधान खोजने का काम सरल हो जाता है। चेस्टर आई बर्नार्ड इस संबंध में कहते हैं कि समस्या की व्याख्या करने से पूर्व उसके किसी समालोचक तत्व को ज्ञात कर लेना चाहिए, क्योंकि समालोचक तत्व ही निर्णय का केंद्र बिंदु होता है। यह वह बिंदु है जहाँ पर चुनाव किया जाता है। हमारा यह अनुभव कहता है कि कई निर्णय केवल इसी कारण से असफल हो जाते हैं कि समस्या के समालोचक तत्व का ठीक प्रकार से चुनाव नहीं किया जाता। तीसरा चरण होता है समस्या का विश्लेषण, एनालाइजिंग ऑफ प्रॉब्लम। समस्या की स्पष्ट व्याख्या तथा परिभाषा के बाद निर्णय प्रक्रिया का अगला चरण समस्या का विश्लेषण करना है। यदि समस्या बड़ी है तो उसका कई भागों में विभक्त कर लेना चाहिए, उसको कई भागों में बांट लेना चाहिए तथा प्रत्येक भाग का विश्लेषण किया जाना चाहिए। इसके लिए समस्या के प्रत्येक भाग का पूर्ण एवं व्यवस्थित अन्वेषण किया जाना जरूरी है। विश्लेषण के लिए संबंधित तथ्यों को एकत्रित किया जाना चाहिए। चौथा चरण होता है वैकल्पिक समाधानों का विकास करना, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। समस्या की जब हम स्पष्ट व्याख्या और विश्लेषण कर लेते हैं, उसके बाद निर्णयकर्ता विभिन्न सूचनाओं तथा तथ्यों के आधार पर विभिन्न वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है। इसको हम एक उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। यदि समस्या किसी वस्तु के विक्रय की है तो इसके लिए कई विकल्पों का चुनाव किया जा सकता है, जैसे माल प्रत्यक्ष रूप से बेचा जावे या मध्यस्थों के माध्यम से या डाक द्वारा प्रत्यक्ष विक्रय किया जाए। सही निर्णय को प्राप्त करने के लिए वैकल्पिक समाधानों का विकास करना आवश्यक है। वैकल्पिक समाधानों का विकास करना निर्णय प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण है। अतः प्रशासकों में ये योग्यता होनी चाहिए कि वे वैकल्पिक समाधानों का विकास कर सकें। पांचवा चरण होता है विकल्पों की छंटनी, स्क्रीनिंग ऑफ द अल्टरनेटिव्स। विभिन्न वैकल्पिक समाधानों का विकास करने के बाद इन विकल्पों का निर्णय करने की दृष्टि से मूल्यांकन करना ही निर्णय प्रक्रिया का अगला चरण है। विकल्पों का मूल्यांकन निम्न बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए: उद्देश्यों की प्राप्ति में सहयोग, विकल्पों की लागत, विकल्पों की उपयुक्तता, समय, विकल्पों के परिणाम आदि। छठा चरण होता है सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन। विभिन्न विकल्पों का मूल्यांकन करने के बाद निर्णय प्रक्रिया का अगला चरण उन विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चुनाव करना है। प्रशासकों के अनुभव, प्रयोग, अनुसंधान एवं विश्लेषण इत्यादि विकल्पों के चुनाव के आधार हो सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने के पूर्व प्रशासक कई बातों से प्रभावित होता है। इनमें उसका अनुभव महत्वपूर्ण है। निर्णय को लेने में प्रशासकों के दैनिक अनुभव बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, लेकिन अनुभव के आधार पर सदैव निर्णय नहीं लिए जा सकते। इसके लिए प्रशासकों को चाहिए कि वे
संगठनों द्वारा निर्णयों के प्रभावों की वास्तविकता तथा कल्पित परिस्थितियों की जांच करें। चुनाव की अनुसंधान तथा विश्लेषण की विधियां भी बहुत अधिक प्रभावशाली मानी जाती हैं, पर इन विधियों का उपयोग वहीं किया जाना चाहिए जहां पर बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाना आवश्यक हो। 7वां चरण है निर्णयों का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। जब किसी समस्या के समाधान के लिए कोई निर्णय ले लिया जाता है तो अगला चरण होता है उसको कार्य रूप प्रदान करना। प्रशासक को इस प्रकार के प्रयास करने चाहिए कि चुनी हुई कार्य विधि सुचारू रूप से लागू की जा सके। निर्णय को जिन लोगों पर लागू किया जा रहा है उनकी सहमति भी इस निर्णय के संबंध में ली जानी चाहिए। कर्मचारियों से कार्य करवाना, उन पर आवश्यक नियंत्रण रखना, निर्णय के लिए संचार व्यवस्था को अपनाना, लोगों को उत्प्रेरित करना, समन्वय स्थापित करके निर्णयों के प्रभावों को ज्ञात करना आदि सभी कार्य निर्णय के क्रियान्वयन के ही अंग है। अंतिम चरण होता है प्रतिपुष्टि तथा नियंत्रण, फीडबैक एंड कंट्रोल। जब किसी निर्णय को कार्य रूप प्रदान किया जाता है तो प्रशासक को चाहिए कि वह उस निर्णय के प्रभावों का मूल्यांकन करे तथा उनके संबंध में सभी आवश्यक सूचनाओं को एकत्रित करे। साथ ही साथ प्रशासक को चाहिए कि वह उन क्रियाओं पर भी नियंत्रण स्थापित करे जो निर्णय को कार्य रूप प्रदान करने के लिए की जा रही। तो इस प्रकार इन 8 चरणों के आधार पर प्रशासन में निर्णय प्रक्रिया ली जाती है। धन्यवाद।